वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर। तो आज हम अपनी DSSB-PRT की जो हमारी क्लासेस आगे रहती थी वो हम आज से शुरू करेंगे। टीचिंग मेथडोलॉजी जो आपके 100 मार्क्स की आती है उसमें हम खेल कर रहे थे, विस्तार से हम खेलों का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें इंडोर आउटडोर गेम्स थे, हमारे आंतरिक व्यवस्था जो है हम यहाँ पर काम कर रहे थे इधर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आंतरिक व्यवस्था, खेल कक्ष में रखे जाने के लिए अनेक आंतरिक उपकरण हैं। सभी सामग्रियां इस प्रकार व्यवस्थित होनी चाहिए ताकि वे बच्चों की स्वयं की पहुंच में हो, कि बच्चा जो है अपनी खेलने की जो भी सामग्री उसे पसंद है उसे वो खुद जाए और उठा करके ले आए। ये नहीं कि हम बच्चों से जो है ऊंचाई पर, कि जितनी उनकी हाइट ना हो उससे ज्यादा ऊंचाई पर उनकी खेलों की चीजें रख दें और बच्चों को कहे कि खेल लो। अब जब बच्चों की पहुंच से ही चीजें दूर होंगी तो वो उनके साथ कैसे खेल पाएंगे। इसीलिए चीजें जो भी हम बच्चों के रूम में रखें वो बच्चों के स्वयं की पहुंच में होनी चाहिए ताकि वो खुद उसे ले और खेलना शुरू कर दें, तथा व्यक्तिगत एवं बच्चों के सामूहिक उपयोग के अनुसार व्यवस्थित हो। और वो इस तरीके से व्यवस्थित हो कि बच्चे अपने सामूहिक उपयोग के अनुसार उसका प्रयोग कर सके। जैसे कि अगर कुछ बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उनके लिए बैट बॉल अलग रखे होने चाहिए, यानी कि टेबल लगा दो, टेबल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो भी गेम्स की चीजें हैं वो रख दो, ताकि बच्चे अपनी इच्छा अनुसार उन चीजों को ले और खेलना शुरू कर दे। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा खेलना तो फुटबॉल चाहता है और सामने फुटबॉल है ही नहीं। तो जो भी बच्चे की जिस भी खेल में रुचि हो वो सभी चीजें सामने बच्चों के उपलब्ध होनी चाहिए एवं उनका उपयोग उनकी अपनी राय तथा उनके अवलोकन को जानने में सहायता करेगा। इससे हमें बच्चों की राय और उनकी देखने के बारे में पता चलेगा कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। आंतरिक व्यवस्था में पर्याप्त स्थान होना भी एक अनिवार्य तत्व है। इसके साथ ही साथ हमें उस रूम को भी बड़ा रखना चाहिए जिसमें बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं। अगर बच्चों का रूम बड़ा होगा तो उसमें बच्चे आसानी से खेल सकेंगे, कूद सकेंगे, वरना छोटे रूम में तो बच्चे आपस में ही टकराने लग जाएंगे और बच्चों को पूरा स्पेस नहीं मिलेगा अच्छे से खेलने के लिए। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान भी हो। अगर सामग्री है, सामग्रियों तक पहुंचता है बच्चा, तो जो उसका रूम हो वो भी बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर हम ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जो किसी स्कूल या किडजी प्लेवे में जाते हैं। ठीक है, नीचे कुछ का उल्लेख किया गया है, जैसे गुड़िया घर है या अभिनय क्षेत्र है। एक कोना जिसमें घर से संबंधित वस्तुएं जैसे पुराने थैली की एक टोकरी, सैंडल, स्कार्फ एवं अन्य परिचित वस्तुएं हो, जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, जिसमें 5 से 6 बच्चे हों, अभिनय करने में व्यस्त रखेगा। वे एक समय पर भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाएंगे। उनका उपयोग उनकी अपनी राय तथा उनके अवलोकन को जानने में सहायता करेगा। वे घर से संबंधित विभिन्न उपकरणों को भी संभालेंगे, अतः वहां पर्याप्त स्थान तथा पर्याप्त संख्या में उपकरण होने आवश्यक हैं। इसलिए कार्य की प्रकृति के अनुरूप खेल कक्ष का एक कोना इसके लिए सबसे बेहतर स्थान है। आवश्यकता अनुसार पर्याप्त सामग्री होने से अधिक सामाजिक अंतःक्रिया हो सकेगी, जहां वे साझा करना, दूसरे बच्चों की जरूरतों को पूरा करना और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करना सीख लेंगे। तो जो बच्चों का गुड़िया घर का रूम होगा उसका
आकार ज्यादा बड़ा रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि गुड़िया का सामान जो है एक कोने में आ सकता है और एक रूम के अंदर 5 से 6 बच्चे आसानी से खेल सकते हैं। तो जो भी बच्चों की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त सामग्री है, जैसे कि घरों से पुरानी थैलियां, टोकरियां, अन्य सामान जो भी बच्चे खेलने के लिए प्रयोग करते हैं, वो हम रूम के एक कोने में रख सकते हैं और बच्चों को ये कह सकते हैं कि आओ और अपना गुड़िया घर खेलना शुरू करो। फिर है आगे ब्लॉक्स या रचनात्मकता क्षेत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लॉक्स का प्रयोग चीजों का निर्माण करने के लिए रचनात्मक खिलौनों के रूप में किया जाता है। ब्लॉक्स विभिन्न आकार और वजन के होते हैं। यदि एक से अधिक बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं तो दूसरों द्वारा जानबूझकर हस्तक्षेप किए जाने के अवसर बढ़ जाते हैं, जिससे बनाए या निर्मित किए गए ढांचे को हानि हो सकती है। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे ब्लॉक्स ब्लॉक्स खेलते हैं। वो 100 रुपीज का पैकेट आता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज जो है बच्चे एक के ऊपर एक रख करके बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं बच्चे। मैं भी बनाती हूँ क्योंकि मेरे भतीजे भतीजी जब खेलते हैं तो मैं उनके लिए जो है ब्लॉक्स बनाती हूँ। वो मुझे कहते हैं कि बुआ बुआ ब्लॉक्स बनाओ। मैंने कहा चलो बना देते हैं तुम्हारे लिए ब्लॉक्स। तो उनके लिए ब्लॉक्स बनाती हूँ। और वो एक बार तो इतना डिफिकल्ट सा ब्लॉक्स ले आए, वो 100 रुपीज के तो आसानी से बन जाते हैं। और उसके अंदर एक कार्ड भी आता है बनाने वाला, ठीक है, 500 वाला वो ले आए। और उसके अंदर वो बिल्डिंग ही अजीब सी थी और वो मुझसे बनी नहीं शुरू में। तो फिर वो कहने लगे बुआ से तो बिल्डिंग ही नहीं बनी, बुआ से तो बिल्डिंग ही नहीं बनी। मैंने कहा बन जाएगी, अभी रुको तुम। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके उस को कार्ड को, जो उसका कार्ड होता है ब्लॉक बनाने का, अच्छे से देखा और फिर मैंने वो बिल्डिंग बना दी। फिर वो बच्चे बहुत खुश हुए कि भाई हाँ बुआ ने ब्लॉक्स की बिल्डिंग बना दी। तो इससे जो है बच्चों के अंदर जो है खुशी बढ़ी, बच्चे बहुत खुश हुए। तो इससे जो है ब्लॉक्स है, इससे बच्चों को नई नई चीजें निर्माण करने के बारे में पता चलता है। फिर उन्होंने खुद भी वो चीजें बनाई, कोशिश की। जैसे भी बच्चों से ब्लॉक्स लगते हैं, अगर उनसे गलती होती है तो फिर उन्हें बताया जाता है। मैंने बताया कि बेटे ये वाला ब्लॉक तो इस पे फिट आएगा नहीं, दूसरे वाला आएगा वो रखो। तो फिर वो बच्चियों ने जो है वो ठीक से रखनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इससे ये एक तरीके के रचनात्मक खेल होते हैं जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। ठीक है, और ब्लॉक्स आपने देखा होगा अलग अलग आकार के और वजन के आते हैं। जो 100 रुपए का होगा वो तो छोटा सा ब्लॉक्स बनेगा उसमें तो, ठीक है। और जो 500 का वो तो पूरा घर सा बना देता है, बड़ा सा बिल्कुल, ठीक है। तो अलग अलग वजन के और आकार के आते हैं। बच्चों के साइज के अनुसार आप ब्लॉक ले सकते हो, ठीक है। अब जो आप ब्लॉक बना रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 बच्चे बैठ सकते हैं। एक मैं हो गई थी और एक क्या कहते हैं मेरे वो भतीजे भतीजी हो गए थे, ठीक है। अब यानी कि 2 वे हो गए थे, दो तो एक के जैसे, मेन तो करने वाली मैं ही थी, यानी कि एक दो बच्चे उसमें खेल सकते हैं। अब अगर उसमें ज्यादा बच्चे आएंगे, बाकी बच्चों को ना मिले ब्लॉक्स, 2 को मिल जाए ब्लॉक्स और बाकी को ना मिले, तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे, उस खेल के अंदर इंटरफेयर करेंगे और उसे जो है हानि पहुंचा सकते हैं। जो ब्लॉक बनाया वो गिर जाएगा, फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि जितने बच्चे हों उसके हिसाब से जो है हम ब्लॉक्स रखें। जैसे कि अगर आपकी क्लास में 6 बच्चे हैं तो ब्लॉक्स आपके पास 3 होने चाहिए, या 5 है तो भी आपके पास ब्लॉक्स 3 होने चाहिए, ताकि बच्चे जो है आसानी से खेल सकें और आपस में इंडल्ज ना हो, ताकि उनके जो बनाए हुए ढांचे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की हानि ना हो। ब्लॉक्स से खेलना सीखने का एक उपयोगी साधन है। ब्लॉक खेल के लिए एक अलग से क्षेत्र स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे खेल कल्पना, सृजनात्मकता, सामाजिक कौशलों का विकास करते हैं। बड़े और भारी ब्लॉक्स को अपेक्षाकृत नीचे की शेल्फी पर रखना चाहिए ताकि वे बच्चों के पैर पर न गिरे। बिल्कुल, जो बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं वो काफी भारी हो जाती है, उनकी जो पॉलिथीन होते हैं जिसमें वो डले हुए होते हैं, तो वो अगर पैर पर गिर जाए तो बच्चों के पैर में चोट आ सकती है। इसीलिए जो बाहरी ब्लॉक्स हो उन्हें आप नीचे ही रखो ताकि बच्चे आसानी से घिसटा करके और उसे जो है खेल सके, खोल सके, कुछ भी करें, जो भी उनका मन करे। बच्चों की अपनी रुचि होती है।
इस प्रकार के खेल स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास को बढ़ाते हैं। देखिए स्थूल और सूक्ष्म क्यों कहा है, क्योंकि कुछ ब्लॉक्स छोटे होंगे तो उनके लिए हम अपनी उंगलियों का प्रयोग करेंगे, आंखों का प्रयोग ज्यादा करेंगे, और स्थूल सूक्ष्म के लिए तो उंगली और हाथों का सामंजस्य होना जरूरी है। तो जो छोटी ब्लॉक होंगे उनके लिए बच्चे इनका प्रयोग करेंगे, और स्थूल जो होगा, बड़ी वाली बॉडी जो ब्लॉक की होगी, उसके लिए बच्चे अपने पूरे हाथ का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए वहां पर स्थूल गत्यात्मक विकास कहा गया है। तो जो ब्लॉक्स हैं वो एक ऐसा रचनात्मकता का खेल है जिससे बच्चों के अंदर जहां रचनात्मकता का विकास हो रहा है वहीं सृजनात्मकता भी बच्चों के अंदर बढ़ रही है, वहीं उनमें सामाजिक कौशल भी बढ़ रहा है, और सूक्ष्म के साथ साथ स्थूल गत्यात्मक कौशल का भी विकास बच्चों के अंदर हो रहा है। तो ब्लॉक्स बनाना बहुत अच्छा होता है। यदि स्थान पर्याप्त हो तो विभिन्न प्रकार के खिलौने, बाइक, छोटी कारें जिसमें बच्चे बैठ जाए और खुद चलाए पी 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 करते हुए, ठीक है, ट्रक, नाव, जीप, जानवर आदि को भी ब्लॉक्स के साथ रखा जा सकता है। खेल सामग्री का यह मेल अधिक उत्पादक और कल्पनात्मक और सृजनात्मक होगा। जब आप बच्चों के सामने जीप, ट्रक, बाइक, खिलौने और कार रख दोगे, और अलग अलग जीव जंतु भी रख दोगे, खिलौने उस टाइप के, आप बच्चों के लिए गुड़िया घर भी रख दोगे, आप बच्चों के लिए ब्लॉक्स भी रख दोगे, तो बच्चों के अंदर इतना आनंद आएगा कि बच्चे आपकी स्कूल, आपके सेंटर को छोड़ करके ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें कल्पना करने का मौका मिल जाएगा, उन्हें अपने जो है क्रिएटिविटी का विकास करने का मौका मिल जाएगा, और उनको सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको बहुत मजा आएगा आपके पास। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना जो खेल का घर है वो ज्यादा उस पर ध्यान दो, क्योंकि बच्चे जो है ज्यादा उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पुस्तकालय, पुस्तकें एवं पहेली क्षेत्र। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण चीजें जो खेल कक्ष में रखी जा सकती हैं वे है पुस्तकें। पुस्तकें पढ़ने के लिए उपयुक्त प्रकाश और एकांत की आवश्यकता होती है। 2 या 2 से अधिक बच्चे मिलकर कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं या उस पर चर्चा कर सकते हैं। एक कोना या बालकनी इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा। एक कम ऊंचाई वाली कुर्सी और पुस्तक रखने के लिए एक मेज की आवश्यकता होती है। विभिन्न आयु वर्ग के लिए विविध प्रकार की पुस्तकें बच्चों में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने को प्रोत्साहित करेंगी, और सामान्य पहेली यानी कि पजल्स वगैरह का संग्रह भी वहां रखा जा सकता है। तो जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हम प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए तो एक अलमारी ही पर्याप्त होती है, एक मेज रख दो जो थोड़ी नीचे की तरफ हो, ठीक है, और छोटी छोटी कुर्सियां रख दो। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक उठाएंगे और पढ़ेंगे। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होंगे उनकी तो पुस्तकों के अंदर सिर्फ क्या हो, पिक्चर्स हो, तो वो उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो थोड़े और बड़े बच्चे हो जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लग जाते हैं, उनके लिए ऐसी पुस्तकें जिसमें चित्र हो और 1-2 अक्षर लिखे हुए हो, ठीक है, ताकि वो उन चित्रों से समझ सके। क्योंकि हम जब छोटे थे तो हम भी ऐसी मैगजीन्स पढ़ते थे, वो छोटी छोटी आती थी कि जिनके अंदर बड़ा सा चित्र होता था, नीचे एक लाइन लिखी होती थी, फिर पेज पलटो फिर एक लाइन लिखे होते थे, चित्र बना होता था। तो ऐसी पुस्तकें बच्चों के लिए हो, और जो उससे थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए आप सामान्य पहेली वाली पुस्तकें या कोई छोटी मोटी कहानियों की कॉमिक्स वगैरह जो होती हैं आप उन्हें रख सकते हो, और उससे बच्चे पढ़ेंगे। छोटी छोटी पोयम की बुक्स आती हैं हमारी, वो रखो जिसमें 4-4 5-5 लाइन की पोएम्स हो। इनसे जो है बच्चा अट्रैक्ट होता है और बच्चे की ना पढ़ने में रुचि बढ़ती है। ठीक है, आगे है आपका कला क्षेत्र। खेल कक्ष का एक हिस्सा चित्र बनाने, रंग करने और अन्य कला गतिविधियों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, कला, चित्रकारी, पेंटिंग तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों के अंदर कल्पनाशीलता का विकास होता है, रचनात्मकता का विकास होता है, और बच्चे बहुत आनंद महसूस करते हैं। खेल बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खेलों में जो एक चित्रकारी है ना, उससे बच्चे अपने मन की बात यानी कि जो भी उनके अंदर, चाहे कैसे भी उनके अंदर विचार हो, वो उसे ड्रॉ कर देते हैं। अब छोटा बच्चा क्या होगा, जब उसे कुछ भी ड्रॉ करने के लिए नहीं मिलेगा तो वो दीवारों पर लिखना शुरू कर देगा। वो अपने आप को बताता है कि मुझे ये सब आता है, मेरा ये करने का मन है। और हम बड़े क्या करते हैं, कहते हैं कि दीवार खराब मत कर, पर बच्चा दीवार नहीं खराब करता,
वो बच्चा जो है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाता है, उसका मन क्या क्या करने के लिए कहता है ये हम सोच भी नहीं सकते। उसका मन के अंदर जो साइंटिस्ट बैठा हुआ है, जो चित्रकार बैठा हुआ है, जो कवि बैठा हुआ है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें जो है अपने बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए कि वो जो है अलग अलग चित्रकारी करें, चाहे कैसे भी करें, खूब उन्हें चित्रकारी करने का मौका हमें देना चाहिए। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भाई हमें अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले उन्हें चित्रकारी सिखानी चाहिए कि आकृतियां कैसे बनाई जाएं, क्योंकि इससे जो है बच्चों का मन खुलता है, उनके विचार खुलते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। जो हम किताबों पर कॉपियों पर अक्षर लिखते हैं वो भी इसी कला क्षेत्र का ही एक अंग है। जो बीज है वो बच्चों के लिए ये कला, चित्रकारी करना, लाइनें ड्रॉ करना, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाना, ऐसी गतिविधियां जो हैं बच्चों के लिए मेन है। सबसे ज्यादा बीज जो है वो एक कला ही है बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। इसके लिए स्थान का चुनाव वॉश बेसिन या शौचालय के पास करना चाहिए, ताकि बच्चे रंग आदि करने या अपने हाथ धोने के लिए बिना दूसरों को बाधा डाले पानी ला सके। यदि कला सामग्री आसानी से छोटे बच्चे की पहुंच में है तो इससे न केवल वयस्कों के समय की भी बचत होगी, अब बच्चा जो है उस काम में लगा रहेगा और वयस्कों के समय की बचत हो जाएगी और वो अपना काम भी कर लेंगे खुद से, बल्कि बच्चों को अधिक आत्मनिर्भर होने में भी सहायता मिलेगी। और इससे बच्चा क्या करेगा, अपना काम खुद ही कर लेगा। आप बच्चे को मोम के स्केच ऐसे खोल के डाल दो, 2-3 डबिया खोल दो बच्चों के सामने, 50-50 रुपए की आती है वो, और बच्चा कभी कोई स्केच उठाएगा काम करेगा, कभी कोई स्केच उठाएगा और अपनी ड्राइंग करने लग जाएगा, चाहे कैसे भी करे। और इससे क्या होगा, वो अपने काम में लगा रहेगा और आप इतने अपना खाना बना सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो, जो कुछ करना चाहो वो कर सकते हो। तो कितनी अच्छी चीजें हैं ये, हमें इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने बच्चों को कला सिखाएं, चित्रकारी सिखाएं, क्योंकि हर एक इंसान छोटा मोटा चित्रकार है, और बच्चे तो जितने भी हैं सभी चित्रकार हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इन सभी सामग्रियों के अतिरिक्त खोज होना संगीत एवं गतिक क्षेत्र तैयार करने हेतु मांसपेशियों के समन्वय के लिए जोड़ तोड़ कर सकने वाले खिलौने, विज्ञान प्रयोग के उपकरण, पौधे के लिए जगह और संगीत यंत्रों की भी खेल कक्ष में व्यवस्था की जानी चाहिए। एक आंतरिक खेल कक्ष की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि बच्चे स्वतंत्र रूप से गति कर सके और सभी बच्चों की उनकी उम्र, लिंग और आकार को ध्यान में रखते हुए सामग्री आसानी से पहुंच में हो। बिल्कुल, हमें जो है बच्चों की स्वतंत्रता का, बच्चों की गति का, बच्चों के संगीत का, बच्चों की विभिन्न प्रकार के उपकरणों का, पेड़ पौधों का, इनके हर प्रकार की रुचि का हमें ध्यान रखना चाहिए। और छोटी छोटी चीजें हम बच्चों के लिए अगर उनके आंतरिक खेल कक्ष में रख दें तो उससे बच्चों का रुचि भी बढ़ेगी, बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और उससे आपके यहाँ पर बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी आय में भी वृद्धि होगी। तो ये चीजें हमें जो है अपने स्कूल्स में, अपने किडजी में, प्लेवे में, क्रैकर्स में ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि बच्चे हमारे पास आए और अपनी क्रिएटिविटी भी बढ़ाएं, खेले भी वो और हमारी आय को भी बढ़ाएं। फिर है आगे कुछ खेल सामग्री एवं खिलौने। उपलब्ध स्थान का डिजाइन विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री से समृद्ध होना चाहिए, जो कि बच्चों के लिए उपयुक्त एवं उपलब्ध हो। बच्चे पुरानी बोतलों के ढक्कन, पुराने अखबार, सूखी पत्तियों, कंकड़ तथा विविध सामग्रियों के खेल कर आनंदित होते हैं। बच्चों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री एकत्र करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। खिलौनों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। शारीरिक गति तथा मांसपेशियों के विकास हेतु खिलौने, रचनात्मक एवं सृजनात्मक खेल हेतु खिलौने, नाटक एवं कल्पनात्मक खेल हेतु खिलौने। खिलौनों एवं सामग्री की आयु वर्ग के अनुरूप व्यवस्था
की जा सकती है। संभावित वर्गीकरण हेतु नीचे दी गई तालिका आपके लिए सहायक हो सकती है। जैसे कि जन्म से 2 वर्ष के बच्चे हैं तो उनके लिए ऊपर चढ़ने वाले फ्रेम झूले, फिसलने वाली सामग्री, बड़ी आकार की गेंदें और दौड़ने वाले तथा खींचने वाले खिलौने, गाड़ियों, ट्रक इत्यादि पर जानवर, पहिए तथा बिना पहिए वाले डिब्बे और गाड़ियां, धक्का देने तथा खींचने वाले खिलौने, और 2 से 4 वर्ष के बच्चे के लिए पुराने टायर, कूदने वाले गड्ढे, रसोई किट, ब्लॉक्स, चित्र वाली किताबें, पहेलियां, चित्र बनाने तथा रंग हेतु सामग्री, खेल लिखने तथा पढ़ने हेतु खेल सामग्री, 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए संतुलन छड़ें, पानी के खेल, स्वीपिंग वस्तुएं या सामग्री, समूह खेल हेतु सामग्री, फिसल पट्टी, मेरी गो राउंड जैसे खिलौने। ठीक है। फिर है आपकी बाह्य व्यवस्था। जो बाह्य व्यवस्था है खेलों की, वो हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। उसके साथ ही साथ हम सामूहिक और एकल खेल भी अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक 11.5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अब आज जहां तक करवाया है आप वहां तक अपनी रिवीजन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं DSSB PRT की टीचिंग मेथडोलॉजी की, उनकी मदद हो सके। Thank you for watching my video. God bless you all for your future government job.